चलिए अब हम पढ़ने वाले यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंतर्गत टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो हम समझ लेते हैं होता क्या है। टाइप का मतलब समझ लीजिए आप जो है डेटा टाइप। ठीक है, टाइप का मतलब क्या हुआ, डेटा टाइप। और कास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा टाइप से, यानी कि मान लीजिए हमने इंट लिए एक्स, ठीक है, और एक लिए हमने फ्लोट, ठीक, फ्लोट लिए वाई। एक्स को बाय में कन्वर्ट करना है, यानी कि इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाएगा, टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग दो प्रकार की होती है, एक तो होती है इम्प्लिसिट और एक होती है एक्सप्लिसिट। दोनों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे और इसके बारे में भी हम विस्तार से जानते हैं टाइप कास्टिंग होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं टाइप कास्टिंग। किसी वेरिएबल के डेटा टाइप्स को चेंज करने का तरीका होता है, यानी कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा, टाइप कास्टिंग। सी लैंग्वेज में टाइप कास्टिंग का यूज करके हम जो है किसी वेरिएबल को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में बदल सकते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल के साथ में। जैसे मैंने एक हेडर फाइल लिया include stdio.h, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए होती है, जो कि printf और scanf फंक्शन की डेफिनेशन को रखती है। void एक डेटा टाइप है, मेन फंक्शन है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और एंड हुआ। उसके बाद हमने एक डेटा टाइप लिए int x। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये कमेंट है, ये कमेंट है, हमने कमेंट पढ़ चुके हैं। कमेंट में कुछ भी हम लिख सकते हैं, परंतु ये कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा, यानी कि इसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है। इंटीजर वेरिएबल है एक्स, और इसके अलावा हमने लिए फ्लोट। अब फ्लोट लिए हैं बाय, और बाय में डाल दी हमने 10.30, और ये क्या है, ये फ्लोट वेरिएबल है बाय। अब हम करना क्या चाहते हैं, इंटीजर में आपको पता है फ्लोट वैल्यू नहीं आती, यानी कि सिर्फ ये 10 आएगा, यानी कि दशमलव के बाद की चीजें हट जाएगी। तो यहाँ पे x के बराबर में हमने क्या कर दी, बाय, यानी कि बाय में क्या है, बाय में 10.30 है, और ये कहाँ चला जाएगा, x में, मतलब x के पास तो इंटीजर वैल्यू है, तो ये ओनली क्या रखेगा, ओनली 10 रखेगा। मतलब क्या हुआ, टाइप कास्ट फ्लोट टाइप वैल्यू इनटू इंटीजर टाइप। तो जब हम प्रिंट कराते हैं, जैसे प्रिंट एफ में हमने x की वैल्यू प्रिंट कराए ऐसे, ये देखिए x बराबर कर दिए और मॉड्यूल डी लगा दिए। अब मॉड्यूल डी क्यों लगाया है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी कि ये बताएगा कि इसमें जो भी वैल्यू आ रही है वो इंटीजर है, तो x में जो आएगा वो 10 बस प्रिंट हो जाएगा। तो 30 का यहाँ पे लॉस हुआ, ये जो है ये डायरेक्टली यानी कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहलाएगा। तो इसको हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं। जब यहाँ चलते हैं हम देख सी प्लस प्लस में, तो ये जो एग्जांपल है वो आपका बना बना यहाँ पे हेडर फाइल आप देख सकते हैं, मेन फंक्शन आप देख सकते हैं वॉइड टाइप का। उसके बाद इंटीजर वैल्यू, इंटीजर हमने एक वेरिएबल लिए एक्स, और फ्लोट एक वेरिएबल लिए वाई, और बाय में जो हमने 10.30 डाल दिए और एक्स बराबर बाय कर दिए, यानी कि बाय की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, एक्स में, और एक्स यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ये डबल कोट में था, आप कुछ नहीं भी लिखो चलता है, यहाँ मॉड्यूल डी बस लिख सकते हैं, परंतु यहाँ पे हमने लिख दिए एक्स बराबर लिख दिए मॉड्यूल डी, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो मॉड्यूल डी यानी कि इंटीजर में कन्वर्ट होगा, एक्स में चली जाएगी, और एक्स जो है प्रिंट हो जाएगा। जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 10.30, परंतु इंटीजर के कारण यहाँ ओनली आ रहा है एक्स बराबर 10। अब ये 10 बस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए इसको दशमलव के बाद की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, किसको, इंटीजर को, तो इसलिए आप समझ गए होंगे ये क्या है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो चलिए हम जो है इसके बाद देखते हैं। यहाँ इसके अलावा देखें तो जब हम ऐसा करते हैं, देखिए जब हमें हमें लोअर डेटा टाइप के वैल्यू को हायर डेटा टाइप के वैल्यू में कास्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, मतलब मान लो फ्लोट जो है, फ्लोट क्या है, फ्लोट मान लीजिए यहाँ पे 10.30 था, तो ये वैल्यू क्या हो गई 10.30, और इंटीजर में जब गई तो 10 आ गई, यानी कि क्या है, लोअर डेटा टाइप क्या हुआ, इंटीजर, तो यहाँ 30 का हमारा लॉस हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंट डेटा टाइप से बने वेरिएबल की वैल्यू को फ्लोट या डबल डेटा टाइप में बने वेरिएबल में कास्टिंग करनी चाहिए, यानी कि लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट करनी चाहिए, ना कि फ्लोट की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहिए, जैसे कि हमने अभी किए। तो क्या हो रहा है, इससे डाटा लॉस होता है, और डाटा लॉस को रोकने के लिए हम उसको उल्टा करेंगे, कैसे, लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। तो टाइप कन्वर्जन दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है इम्प्लिसिट, ठीक है, और एक होता है एक्सप्लिसिट। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब विदाउट टाइप कास्टिंग के हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, तो देखिए इंटीजर हमने लिए हैं, ये तो हो गया हेडर फाइल, ये हो गया मेन फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड, बीच में बॉडी। इंट में हमने ए लिए और ए को हमने 10 दे दिए। उसके बाद हमने इंट बी लिए, बी को हमने क्या दे दिए, 3 दे दिए, और फ्लोट हमने सी ले लिए। तो यहाँ देखिए फ्लोट सी लिए हैं, तो सी में हमने जो है क्या डाले हैं, ए डिवाइड बी। जब ए डिवाइड बी करे तो 10/3 आ जाएगा, तो क्या आएगा 3.333 इस प्रकार आ जाएगा। परंतु पॉइंट कब आएगा, पॉइंट आएगा फ्लोट में, तो हमने सिंपल सी बात यहाँ फ्लोट लिए और सी है, तो सी में ये जो है इसका आंसर हो रहा है। ठीक है, और
फ्लोट में कन्वर्ट होकर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो सी को प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसको हम जो है यहाँ पे देखते हैं प्रिंट करके, ठीक है, विदाउट टाइप कास्टिंग के। ये देखिए हमने वही एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है और इसको जब हम रन कराते हैं तो रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3.00 जबकि 3.33 आना चाहिए। देखिए क्या हो रहा था, जब हम यहाँ 10 में 3 का भाग देंगे तो 3.333 इस प्रकार आना चाहिए, परंतु यहाँ पे क्या हुआ, 3.33 ना आकर 3.00 आया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टाइप कास्टिंग नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, फ्लोट में स्टोर कराया गया है। किसको, इंटीजर वाली वैल्यू है, इसको फ्लोट में कन्वर्ट कराया गया, इसलिए सिर्फ दशमलव लग गया है। यदि हम इसको विथ टाइप कास्टिंग के करते हैं तो टाइप कास्टिंग के अनुसार अगर करते हैं तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हम यहाँ पे फ्लोट लगा रहे हैं, मतलब जो भी वैल्यू आएगी ए और बी की वो फ्लोट में कन्वर्ट होगी पहले, और फ्लोट के बाद फिर फ्लोट टाइप के सी में स्टोर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे जो है हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। नीचे हमारा एग्जाम्पल बना हुआ यही वाला, इसको हम करते हैं विथ टाइप कास्टिंग के। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, पहले तो हमने सिंपल स्टोर कर दी थी, ये नहीं लगाए थे, अब हमने फ्लोट लगाए हैं तो मतलब फ्लोट सी भी है और ये भी फ्लोट है, कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 3.33 यहाँ पे आंसर आने वाला है। तो चलिए रन करके देखते हैं। यहाँ देखिए 3.333 कब तक, 3 तो ये बार लगता तभी खत्म होता, तो ये चलता रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे कन्वर्जन का फायदा क्या है, डेटा लॉस नहीं होता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे दो प्रकार की टाइप कास्टिंग देखते हैं हमने, इम्प्लिसिट और एक है एक्सप्लिसिट। दोनों हमने एक देख चुके हैं और एक एक्सप्लिसिट भी हम अभी देखेंगे। इम्प्लिसिट हम देख लेते हैं। यहाँ पे किसी भी ऑपरेटर या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इक्वल लगाए और यहाँ पे काम हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक होता है ये। इस तरह की टाइप कास्टिंग को हम जो है टाइप कन्वर्जन यहाँ पे कहते हैं। और यहाँ देखिए इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में जब हम किसी वेरिएबल को लोअर टाइप से हायर टाइप में कन्वर्ट करते हैं तब किसी प्रकार का डेटा लॉस नहीं होता है। तो एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए इंट लिए हमने 34 और फ्लोट में उसको कन्वर्ट करा है तो क्या हो जाएगा, 34.00 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे आंसर आ जाएगा किसका, क्योंकि फ्लोट बाय है। ठीक है, और एक्स की वैल्यू कहाँ चलेगी, 34 यहाँ पे, परंतु जो बाय है फ्लोट है, तो जब वो बाय को हम प्रिंट करेंगे 34.00 यहाँ पे आंसर आने वाला है। अब एक्सप्लिसिट में देखें तो एक्सप्लिसिट टाइप का कास्टिंग यूजर डिफाइंड टाइप कास्टिंग है, क्योंकि इस टाइप कास्टिंग को यूजर खुद यहाँ पे अपनी इच्छा से करता है। और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कंपाइलर द्वारा ऑटोमेटिक नहीं होता। इसमें टाइप कास्टिंग के लिए इस प्रकार का जो है पैरेंथेसिस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है, जैसे हमने अभी इसके द्वारा किए थे। देखिए यहाँ पे फ्लोट लगाए, पैरेंथेसिस लगाए, और जो भी यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी वो फ्लोट में कन्वर्ट होकर जेड में चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए इनको हम जो है यहाँ पे रन करा के देखते हैं। कहाँ हमारे, ये देखिए dev++ में हम आए और यहाँ देखिए ये तो हो गया इम्प्लिसिट डायरेक्टली। जैसे हम इसको रन कराते हैं तो 34 हमारा आंसर आना चाहिए, 34.00 आया। तो ये क्या है, ये इम्प्लिसिट है। और एक्सप्लिसिट में क्या होता है, ये तो ऑटोमेटिक होती है, परंतु एक्सप्लिसिट में हमको ऑपरेटर का उपयोग करना होता है, पैरेंथेसिस। चलिए यहाँ देखिए, ये देखिए 3.58 करके कुछ आंसर आया है, यानी कि जो 111 हमने 31 का भाग दिए, तो ये क्या है, पहले इंटीजर है दोनों, परंतु ये पहले फ्लोट में कन्वर्ट हुए वैल्यू और उसके बाद जेड में इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर क्लियर हो गई है तो आप जो है इसको लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और दूसरों तक भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके बाद जो है एक चीज़ और पढ़ लेते हैं यहाँ पर, कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस होती क्या है, कंपाइलेशन किसके द्वारा किया जा रहा है, अभी हमने देख चुके हैं, कंपाइलर के द्वारा। यानी कि क्या किया जाएगा, ये सोर्स कोड होता है, यानी कि जो सोर्स फाइल होती है जिसे हम सोर्स कोड बोलेंगे। सोर्स कोड क्या होती है, जो यूज़र के द्वारा लिखा जाता है कोई प्रोग्रामिंग में, और उसको किस में कन्वर्ट करना, डेस्टिनेशन कोड में। ठीक है, डेस्टिनेशन कोड में कन्वर्ट करना है, यानी कि 0-1 में कन्वर्ट करना, ताकि वो रन हो सके। तो इसी काम को करने के लिए यहाँ कंपाइलर का यूज़ किया जाता है, और इसी प्रोसेस को यहाँ पे कंपाइलेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो हम बहुत बार कर चुके हैं कंपाइलेशन प्रोसेस, तो इसके बारे में जान लेते हैं विस्तार से यहाँ पे। तो कंपाइलेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सोर्स कोड जो यूजर द्वारा लिखे जाते हैं उसको ऑब्जेक्ट कोड में यानी डेस्टिनेशन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। इसे बोला जाता है कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस यह जो कार्य है कंपाइलर द्वारा किया जाता है। कंपाइलर सोर्स कोड में जो
जो सिंटैक्स वगैरह या जो इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर या जो सारी चीज़ चेक नहीं करता, और या फिर कोई एरर ना होने पर सोर्स कोड को, मतलब सिंपल सी बात, जैसे सिंटैक्स हमने लिखे, ठीक है, सिंटैक्स लिखे या फिर कोई स्ट्रक्चर लिखे प्रोग्राम का, उन सबको कंपाइल करने के बाद अगर कोई एरर नहीं आती है या फिर किसी प्रकार की सिंटैक्स एरर या अन्य कोई एरर नहीं आती है, तो जो कंपाइलर है वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। इसी को कंपाइलेशन प्रोसेस कहा जाता है। अब हमको आवश्यकता क्यों होती है कंपाइलेशन प्रोसेस की, ये भी हमको पता रहना चाहिए। तो सी लैंग्वेज एक प्रकार की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल मतलब जिसमें कोड यूज़र की जो होते हैं ह्यूमन रीडेबल होते हैं, जैसे इंग्लिश वगैरह हम देख सकते हैं अभी लिखते हैं, जिसकी वजह से सी लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन समझने योग्य नहीं होती। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज जैसे 0 1 ये सारी चीज़ होती है, मशीन की भाषा होती है। इसलिए मशीन भाषा में कन्वर्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि मशीन उसको रीड कर पाए और एग्जीक्यूट कर पाए। कंपाइलेशन जो प्रोसेस होती है, इसका कार्य कंपाइलर द्वारा किया जाता है, ये हमको पता चल गया। और सी लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे मशीन उस कोड को आसानी से समझने में योग्य होता है और रन भी करता है। ठीक है, अब कंपाइलेशन प्रोसेस का यह कार्य जो होता है 4 स्टेप्स में बटा होता है। जैसे एक होती है प्री प्रोसेसिंग, एक होता है कंपाइलेशन, एक होती है असेंबली, एक होती है लिंकिंग। तो चलिए यहाँ पर जान लेते हैं, पहला जान लेते हैं प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है, ये कार्य जो होता है प्री प्रोसेसर द्वारा किया जाता है। प्री प्रोसेसर क्या करता है, ये देखिए हैश का निशान जो लगाते हैं वो प्री प्रोसेसर होता है। उसके बाद सोर्स कोड, उस कोड का जो सोर्स कोड जिसे टेक्स्ट एडिटर में लिखा जाता है, जैसे हमने IDE में लिखे थे और .c एक्सटेंशन से सेव करे थे, तो इसको हम बोलेंगे सोर्स कोड। सबसे पहले प्री प्रोसेसर से होकर गुजरता है और प्री प्रोसेसर उस सोर्स कोड को इनपुट के रूप में लेता है और फिर सोर्स कोड से सारे कमेंट्स को हटा देता है। यानी कि जैसे हमने बात किए थे, जो कमेंट्स होती है सिर्फ इग्नोर कर देता है कंपाइलर, उसको यूज़र की हेल्प के लिए यहाँ पे लिखा जाता है। प्री प्रोसेसर ये देखिए इंक्लूड से शुरू होता है, उनको इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट मतलब जो कंपाइलर होता है उसी का अपग्रेडेड यानी कि इंटरप्रेटर होता है, हर एक लाइन को कंपाइल करने वाला। ठीक, अगर हमारे कोड में इस प्रकार की चीज़ जो है हेडर फाइल का उल्लेख है, तो प्री प्रोसेसर इंक्लूड stdio जो .h है कोड को stdio.h फाइल के कंटेंट से रिप्लेस कर देता है और इसे ही प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब जो stdio.h लिखे इसमें जो कोड रहता है वो सारे प्रोग्राम के अंतर्गत वो पहले चेक करेगा। ठीक, इसके बाद प्री प्रोसेसिंग के बाद सोर्स कोड कंपाइलर के पास जाता है, यानी कि कंपाइलेशन यहाँ पे होगी। ठीक, अब कंपाइलेशन का जो यह काम है कंपाइलर द्वारा किया जाएगा। कंपाइलेशन यानी कि कंपाइलर प्री प्रोसेसर से प्राप्त कोड को असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज ऐसे कोड होते हैं जो कि मतलब सिंपल सी बात है, जो असेंबली लैंग्वेज हमने पढ़े थे वही असेंबली लैंग्वेज में यहाँ कन्वर्ट करेगा, इसे ही कंपाइलेशन कहते हैं। कंपाइलर द्वारा कंपाइलेशन के बाद कन्वर्ट किए गए कोड को असेंबलर ही समझ सकता है। असेंबलर क्या होता है, एक ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसलिए कंपाइलेशन के बाद कोड जो है असेंबलर के पास चला जाता है। इसके बाद होती है असेंबली। तो असेंबली क्या होती है, कंपाइलर द्वारा कंपाइलेशन के बाद प्राप्त कोड जो होता है असेंबलर मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है और एक ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है, जिसे डॉस में .obj और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में .o से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, सोर्स फाइल का नाम master.c है, तो जो ऑब्जेक्ट फाइल है उसका नाम master.obj होगा। मैं अभी दिखाऊंगा भी आपको ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है। अब बात करते हैं लिंकिंग। तो सी लैंग्वेज में हम जितने भी प्रोग्राम बनाते हैं उन सब में कहीं ना कहीं प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन, जैसे कि प्री डिफाइंड मतलब जो होते हैं प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप, गेट ch, इन सब का यूज़ होता है। इन प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन का डिक्लेरेशन हेडर फाइल में होता है, जैसे कि मैंने पहला बता चुका हूँ stdio.h और conio.h। इनका जो डेफिनेशन है लाइब्रेरी फाइल्स में होता है और ये लाइब्रेरी फाइल्स पहले से ही कंपाइल्ड होते हैं। ये लाइब्रेरी फाइल्स .lib या फिर .a एक्सटेंशन के साथ में यहाँ स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, और कंपाइलेशन प्रोसेस के इस स्टेप में जब लिंकर का यूज़ करते हैं, तो लिंकर क्या करता है, लाइब्रेरी फाइल के ऑब्जेक्ट कोड को हमारे प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट कोड के साथ मिला देता है और एक नई फाइल बना देता है, जिसे हम .exe बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल। और यही एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है सॉफ्टवेयर कहलाती है। इस तरह से सी लैंग्वेज में लिखा गया कोई भी प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर के रूप में बनकर तैयार हो जाता है, इसलिए हमको कंपाइलेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फाइल दिखाता हूँ .c और .object वाली। ठीक, यहाँ देखिए सी लैंग्वेज में जैसे मैंने एक फाइल बनाया एरे नाम से, या फिर मैं बता देता हूँ जैसे कोई और देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नाम से एक फाइल बनाया, सी सोर्स फाइल दिख रही है और एक फाइल दिख रही है ऑब्जेक्ट फाइल, जिसे एप्लीकेशन के नाम से दर्शा रहा है, exe फाइल। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक फाइल बनी सी सोर्स फाइल और एक फाइल बनी एप्लीकेशन मतलब exe फाइल। ठीक, तो ये जैसे हम इसको रन कराते हैं डायरेक्ट डॉस में ये रन हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ हमने यहाँ पे देख लिए।
और कंपाइलेशन प्रोसेस भी हमारी हो गई और टाइप कास्टिंग भी हो गई। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको समझ में आ गई है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है।